अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, दुनिया भर में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ का अमेरिका का वाक़या इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अमेरिका जैसे मुल्क में, अमेरिका के शहर में पैदा होने वाला एक ऐसा शख्स कि जो मुसलमान घराने से ताल्लुक़ जिसका, उसने कल के जो वाक़े में उसने हलाक किया 50 से ज़्यादा लोगों को, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कोई भी शख्स के जो इस तरह का लिटरेचर पढ़ रहा है जो इंतहा पसंदी से रिलेटेड है और उससे वो मुतासिर हो रहा है या वो इंतहा पसंदों के किसी न किसी तरीके से राब्ते में है, तो वो उनके मकासद को पूरा करने के लिए किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसके जहन को कैसे बिल्कुल ब्लैंक करके जो मकासद और हासिल करने वाली क़ुव्वतें हैं और जो उसको इस्तेमाल करने वाली क़ुव्वतें हैं वो कैसे इस्तेमाल कर पा रही हैं। इसके साथ साथ माजी में एक सिलसिला था कि तरक्की पसंदों की एक तहरीक थी दुनिया भर में और वो अपने अपने सतह पर अपने अपने मुल्कों में काम करते थे और ये एक बैरियर था उन क़ुव्वतों के दरमियान जो इंतहा पसंदी ख़ास तौर से मजहबी इंतहा पसंदी रखते थे। लेकिन वो तहरीक कमज़ोर हुई, वक्त गुज़रने के साथ साथ वो तहरीक कमज़ोर हुई और आज सारी दुनिया में उस तहरीक को लोग जानते भी बहुत कम हैं। नई नस्ल में उसकी पहचान बहुत कम है। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा कि पाकिस्तान में ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची और क्या रुकावटें उसके दरमियान रहीं और अब ये तहरीक कहाँ खड़ी है, यानी तरक्की पसंदी की तहरीक। और इंतहा पसंदी पाकिस्तान में कब शुरू हुई, किसने शुरू कराई और अब ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान से निकल के दुनिया भर में कैसे फैल गई है, इस पर भी बात करेंगे, ख़ास तौर से मजहबी हवाले से। यकीनन सिर्फ इस्लाम में ही मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, दूसरे मज़ाहिब में भी है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब में इसका जो लेवल है, इसकी सतह थोड़ी सी कम है और इसकी शिद्दत, इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम है। मैं इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। गुफ्तगू करेंगे मेरे प्रोग्राम में आज इमदाद काजी साहब। इमदाद काजी सेक्रेटरी जनरल हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाने का आपका। मेरे दूसरे मेहमान हैं वारिस रज़ा साहब। वारिस रज़ा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ARY न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जनाब वारिस रज़ा तशरीफ़ लाने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब यूनुस बुनैरी। यूनुस बुनैरी का ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सर आपका यूनुस बुनैरी साहब। इमदाद काजी साहब, गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। सर, पाकिस्तान में ये तहरीक यानी तरक्की पसंदी की एक तहरीक पाकिस्तान के इब्तिदा से ही चलती रही, लेकिन इब्तिदा में उसको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा और शायद इब्तिदा ही में उसको उठने से रोक दिया गया, उसको बैठा दिया गया। पूरी ताकत और पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल की गई उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये बताइए कि ये टाइम तो गुज़र गया जो माजी का है और अब आपकी तहरीक यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है या तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक है या तरक्की पसंद जो लोग हैं उनकी तहरीक, कहाँ वो खड़े हैं, किस मरहले पर हैं? जनाब, सबसे पहले तो मैं उस वाक़े पर जो अमेरिका में हुआ है उस पर अफसोस का इज़हार करूँगा और मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ कि इंसानों का इस तरह कत्ल आम करना वो इंतहाई जुर्म है। वो चाहे मज़हब के नाम पर हो या किसी भी मामले पर हो, उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी में समझता हूँ और उसकी सारी दुनिया को मज़म्मत करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक की जो आज कैफियत है उस पर बात करने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 मिनट में इसका पस मंज़र जो है कि पूरी दुनिया में मारूज़ियात का तब्दील होना, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। आप देखेंगे कि सरमाएदारी निज़ाम ने एक ज़माने में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हिटलर की सपोर्ट की और एक जर्मन फाशिज़म को जन्म दिया। उसने पहले तो कुछ यूरोप के इलाकों पर गए, फिर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहरहाल यूरोप को उसने बर्बाद कर दिया। उन्होंने उसको दोबारा खड़ा किया, लेकिन सोवियत यूनियन दोबारा खड़ा जब हुआ तो दुनिया में एक इनकलाबी लहर शुरू हो गई और हर जगह पर सोशलिज़म की आवाज़, तरक्की पसंदी की आवाज़, निज़ाम को तब्दील करने की आवाज़ मौजूद थी। तो स्ट्रेटजिकली जो इम्पीरियलिज़म के लिए फोकल पॉइंट्स थी, जैसे पाकिस्तान था, तो वहाँ पर बहुत क्रश किया गया कि ऐसी चीज़ें न उभर पाएँ। हत्ता के तरक्की पसंद लिटरेचर को भी उभरने नहीं दिया। तरक्की पसंद और मार्क्सिस्ट मूवमेंट को तो छोड़िए, लेकिन लिटरेचर पर भी पाबंदी थी, नज़्म पर पाबंदी थी। फैज़ साहब भुगत चुके हैं बहुत सारे शुरा। लेकिन वो मारूज़ियात ये थी कि सीधा सीधा एक मुकाबला था सोशल सिस्टम का और कैपिटल सिस्टम का। सोशल सिस्टम रह गया सोवियत यूनियन में। अब सरमाएदारी को पूरी दुनिया में ऑनस्लॉट हो गया,
नेशनल स्टेट्स जैसे लिबिया, इराक, सीरिया, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए जिस तरह उन्होंने पंजे गाड़े, जंग शुरू की और वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा किया, तो अल्टीमेटली वहाँ पर एक पैट्रियाटिज़म का जज्बा टकराता एम्पीरियलिज़म से। दूसरी तरफ सरमाएदारी निज़ाम ने तरक्की पसंद तहरीक के कमज़ोर होने की वजह से, जो रियासतों के तशद्दुद और सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से एक इंतशार के शिकार हुई, उनको मौका मिला, मज़दूरों के राइट्स छीने गए, वेजेस कम की गई, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी आई, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया, मज़दूरों की सर्विस की, जॉब की गारंटी ख़त्म हो गई। इस वजह से वो कमज़ोर हो गई। अब उन्होंने देखा कि किसी वक्त भी ये कुव्वत उठ सकती है। प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में बेरोज़गारी हो रही है, लोगों को तनख्वाहें कम मिल रही हैं। आज से 20 साल पहले जो तनख्वाह 10,000 होती थी, वो आज के 1 लाख के बराबर हो गई। और आज के मुकाबले में 20 साल पहले महंगाई की सतह क्या थी? तो आज जब महंगाई भी इतनी बढ़ गई, तनख्वाहें कम हो गई, तो ये एक रेजिस्टेंस उठना था सोसाइटी से। तो साम्राज्य ने और सरमाएदारी ने इसका रुख तब्दील करने के लिए दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल किया है और नस्ल परस्ती को इस्तेमाल किया है और मसलक के तजाद को बढ़ाया है। तो ये जो मजहबी तजाद और इंतहा पसंदी है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है कि खुदरू अवाम के अंदर से ये चीज़ उठे। मिसाल के तौर पर हमारा पख्तूनख्वा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। कल्चरली कितना पख्तूनख्वा रिच है कि जब इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री शुरू होती है, तो फिल्म के हीरो से लेकर आज तक के फिल्म हीरो तक जो है वो पख्तून लीड कर रहे हैं। इसकी मानी ये वो कल्चर की जड़ें थी जिसके नतीजे में ये अदाकार पैदा हुए। आज वो पख्तूनख्वा जिस सतह पर पहुंचा है, ये पख्तूनों ने रिवर्स गियर, कोई समाजी ढांचे की रिवर्स गियर है नहीं, ये रियासत ने उस इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट में ये उसमें खुद दाखिल की है। अच्छा, खुद दाखिल। वारिस रज़ा साहब, ये बताइए आप कि ये इंतहा पसंदी बढ़ी, तो इसमें क्या उसकी कमज़ोरी यानी तरक्की पसंद तहरीक की कमज़ोरी का कोई अंसर आपको नज़र आता है कि चूँकि वो तरक्की पसंद की तहरीक कमज़ोर पड़ी तो मजहबी इंतहा पसंद उठकर सामने आई, या इनकी बात दुरुस्त है कि ये डेलिब्रेट रियासती सतह पर इनको ताकतवर बनाया गया ताकि तरक्की पसंद तहरीक को क्रश किया जाए? नहीं, इसमें यकीनन तरक्की पसंद तहरीक जो थी, जो कम्युनिस्ट तहरीक थी, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और मैं ये समझता हूँ आज भी कम्युनिस्ट तहरीक जो है ना, मैं इस आर्गूमेंट को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि दुनिया में सोशलिज़म का डाउनफॉल हुआ या कम्युनिज़म का डाउनफॉल हुआ। सिस्टम जो है वो उसका डाउनफॉल हो सकता है, नज़रिए का कभी डाउनफॉल नहीं हुआ करता, एक बात। दूसरी बात यह कि मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं समझता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक जो है ना कभी भी कमज़ोर रही है। वो इंडिविजुअल्स के वजह से हो सकता है या पार्टियों के अपने स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कि वो उस तहरीक को जो है ना नहीं बरकरार रख सकती। नहीं, तो इसमें पैमाना क्या है आपका? सर, पैमाना तो अवाम होते हैं ना। जब अवाम में आपकी पजीराई नहीं है तो आपकी तहरीक कमजोर हो गई। जब अवाम में आपकी पजीराई होती है तो आपकी तहरीक मजबूत होती है। यही एक पैमाना होता है ना, और क्या पैमाना है आपको बताइए? ये टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आप, जिसको आप नुमाइंदगी की बात करते हैं और आवाम के हवाले से जो बात करते हैं, ये टूल के तौर पर कैपिटलिज्म का एक टूल है जो कि मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है और वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप इंतहा पसंद तहरीकों को देख रहे हैं, वो टूल के तौर पर जो है ना अपना मैंडेट लेकर असम्बली में बैठी हुई हैं। तो क्या इंतहा पसंदी क्या आवाम पसंद करती है? क्या इंतहा पसंदी को आवाम वोट दे रही होती है? क्या असबियत का आवाम वोट दे रही होती है? क्या नस्ली लोगों को आवाम वोट दे रही होती है नस्ल के नाम पर? ऐसा नहीं है। मैंडेट के नाम पर एक ऐसा बड़ा धोखा कैपिटलिज्म का फैलाया गया है जिसको कम से कम, हाँ यह यहाँ बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसको जो ब्रेक करने में जो है ना तरक्की पसंद रोल जो है वो जो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा जो ताकतवर होना चाहिए था, उसकी तहरीक को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए था, वो शायद कि उस तरीके से नहीं हो सकी। वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के अपने यानी कम्युनिस्ट तहरीक का अपना कमज़ोरी हो सकती है, यानी नज़रियाती कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन क़तई तौर से अवाम
कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट तहरीक के साथ हमेशा जुड़ी रही, आज भी जुड़ी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आवाम के मसाइल, किसी भी एक फ़र्द के मसाइल दुनिया में रहेंगे, उस वक्त कम्युनिस्ट तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक उसके साथ जुड़ी साहब, ये आप नहीं समझते कि आप यूटोपिया में रह रहे हैं? नहीं। आप हकीकत से इनराफ कर रहे हैं। आप किस आवाम को कह रहे हैं कि जो आपके साथ खड़े हुए हैं? कहाँ हैं आवाम? मैं इस वजह से आपके तो अपने लोग अब लिटरेचर नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं है कि कम्युनिस्ट तहरीक क्या है, उनको पता नहीं तरक्की पसंद तहरीक क्या है। आप कह रहे हैं कि आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। आप किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? ये जो आप जो पस मंज़र बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, माशरे के जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो जब तक आवाम में नहीं आएगी उस वक्त तक वो अपने मसाइल, आज भी आवाम अपने मसाइल को पॉलिटिकली नहीं समझ रहा, वो इस्तेमाल हो रहा है, वो जो है वो लोगों के पॉलिटिकल कलर्स में इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल नारों में इस्तेमाल। तो फिर उसमें आप लोगों का क्या किरदार है? क्या उस हमारा किरदार जो था तरक्की पसंद, आप लोग क्या कर रहे हैं? तरक्की पसंद तहरीक का जो किरदार था वो कमज़ोर हो सकता है आवाम के हवाले से, उसको पॉलिटिकली अवेयर करने के हवाले से, लेकिन कम्युनिस्ट तहरीक जो है ना कभी ना कमज़ोर हुई थी और ना कमज़ोर हो सकती। इस पे बात करते हैं जनाब यूनुस बुनैरी साहब से। ये तरक्की पसंद तहरीक को मज़हब के सामने लाकर खड़ा किया गया या वाक़ईतन वो मुतसादिम दो फोर्सेस हैं, एक दूसरे से मुखालिफ हैं कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करती हैं, ऐसा नेचुरली है या इन दोनों क़ुव्वतों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया जानबूझकर? सबसे पहले तो मैं आपका बिज़नेस प्लस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर आज हमें भी ये मौका दिया और मेरे साथियों ने जो बात की, इसलिए कि हमारी सियासत या आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमने ये तरक्की पसंदी और ये चीज़ें बचपन से मतलब DSF हो या मुख्तलिफ़ तंजीमों में हम रहे हैं और आज हम मुख्तलिफ़ पार्टियों में सियासत भी कर रहे हैं। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यही है कि आज जिस तरह आपने सवाल किया, और उस ज़माने में जब हम बहुत जूनियर होते थे और हमारे ये जो सीनियर तरक्की पसंद लोग होते थे, तो इन्होंने मेरा ख़्याल है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी और इनका जो ये नहीं कि उन सोच से हमारे इख्तिलाफ़ नहीं है, उस नज़रिए से मैं आज भी मतलब है जिस तरह सर ने कहा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उस नज़रिए को ख़त्म नहीं हुआ, जब तक इंसान ज़िंदा है और इंसान की ख्वाहिशात उनकी ज़रूरियात है तो नज़रिया रहेगा। लेकिन यहाँ ये हुआ कि हमारे जो सीनियर्स लोग थे उन्होंने मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान की जो यहाँ की सोसाइटी थी, क्योंकि अक्सर हमारे लोग वहाँ पर बाकायदा जाते थे, वहाँ से आ जाते थे। अब वो मुल्क जहाँ पर 95% एजुकेशन था और वहाँ पर बाकायदा इनकलाब हुआ था, इनकलाब के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मतलब इनकलाब बर्पा किया था और बहुत सारे स्टेट उसमें शामिल हो चुके थे। हमारी सोसाइटी उससे कम से कम 200 साल पीछे थी और हम वही चीज़ यहीं पर लोगों को, आम लोगों में जाके लोगों को सुनाते थे, पढ़ाते थे। सोसाइटी कम से कम उस चीज़ के लिए मेरा ख्याल है कि हमने वो तैयारी नहीं की थी कि इस सोसाइटी को किस तरह बदलना है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक सेकंड जो इस नज़रिए के साथ या इस सोच के साथ कि अफ़गानिस्तान में वार होता है, वो हमसे भी 200-400 साल आगे उस सोसाइटी में इनकलाब होता है कि हम तो 200 साल पीछे थे, वो 400 साल पीछे। और वहाँ एक मखसूस जो हमारे साथी थे, अफ़गान मिल्लत पार्टी या दूसरे जो थे, परचमी थे, दूसरे थे, उन्होंने वहाँ इनकलाब, और इनकलाब के फ़ौरन के बाद वहाँ जो उन्होंने कानून साजी की, हम तो उसको बेहतर समझते हैं, हम कहते हैं अच्छा किया उन्होंने। लेकिन जो वहाँ अक्सरियत आबादी थी, जो उस मुल्क की 80% 75% लोग थे, उसको वहीं पर मतलब बाकायदा जो इन्होंने जो ज़िक्र किया कि उसको इंतहा पसंदी की तरफ ले गए कि ये जो कुछ कर रहा है, पहले तो कहते थे कि सिर्फ ये बोलते हैं, पाकिस्तान में भी बोलते हैं और अफ़गानिस्तान में भी बोलते हैं, अब तो ये प्रैक्टिकल आ गए। और उनकी वो जो चीज़ें जो उन्होंने कानून साजी शुरू कर दी, हम तो उसको समझते थे कि फ्यूचर में इस सोसाइटी के लिए बेहतर हैं, लेकिन उस सोसाइटी में जो 70-75% लोग थे, उनको उन्होंने जो मुखालिफिन थे, उन्होंने सीधा सीधा ये मजहबी जो इंतहा पसंदी थी उसको डाल बनाकर उसको निशाना बनाया गया तरक्की पसंदी को कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, ये आपके ख़िलाफ़ हैं,
ये आपके कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, ये आपके फ्यूचर के ख़िलाफ़ हैं, इस सोसाइटी को ये कहाँ और किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उस चीज़ को यहाँ पर बदकिस्मती से कि यहाँ पर हमारे मुल्क में अमरीत थी, उस अमरीत को भी अपने आप को बचाने के लिए और अपने हुकूमत को मजबूत करने के लिए उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उसने उसको और हवा दी, और उस अमरीत ने बाकायदा यूरोप को और अमेरिका को भी कायल किया कि इसको अगर यहाँ नहीं रोका गया तो कल मेरा, और उसके बाद मतलब मिडल ईस्ट और ये वो पूरी दुनिया से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। और वो जो आज हम खैबर पुख्तनख्वा में और पूरे मुल्क में जो हम दहशतगर्दी के लपेट में हैं, वो दुनिया का पैसा इस्तेमाल हुआ अफ़गानिस्तान में, और उस सोच को ख़त्म करने के लिए जो तरक्की चाहते थे, उस मुल्क को वो बनाना चाहते थे, उसको पूरी दुनिया का सरमाया वहाँ लगा कर और मजहबी इंतहा पसंदी को डाल बनाकर उसको बाकायदा सामने लाया गया और तरक्की पसंदी को इतना बदनाम किया गया। इसलिए हमारी जो मेरे जहन में कि शायद हम उसको उस तरह, हम अपनी सोसाइटी को उस तरह स्टडी हमने नहीं किया था कि हमने अगर अपनी सोसाइटी की सोच को बदलना है तो फिर इसके लिए हमने काम करना था। और वो थोड़ा सा तरीके से कि एक ग्रेजुअली हम इसको आस्ता आस्ता तैयार करते हैं। एकदम हम बहुत छोटे होते थे, स्टूडेंट होते थे, हमें कहते थे मतलब बहुत सारी जो हमारे जो उस टाइम तक तरक्की पसंद लीडरशिप थी वो हमें जो बातें करते थे, आज हम सोचते हैं कि कैसी सोसाइटी में मुझ जैसे बंदे को, आम जैसे लोगों को इस तरह एकदम मतलब यहाँ से उठा के दूसरी तरफ अबाउटन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। और उसी वजह से मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में, हमारी सोसाइटी में तरक्की पसंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ। और दूसरा है कि क्योंकि हमने अपनी सारी चीज़ें हमने जो यहाँ पर बांधी थी कि सोवियत यूनियन के साथ, जब उसके ऊपर मतलब वो हुआ और वहाँ पर जो जिस तरह हालात पैदा हो गए तो हमारे हौसले भी टूट गए। और हम जितनी भी यहाँ तरक्की पसंद थे, जो लीडरशिप था, जो कारकुन थे, उनकी भी बिल्कुल मतलब हौसले, बिल्कुल हिम्मत हार गई कि भाई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ रखा हुआ था उस पर। ठीक है जनाब इमदाद काजी साहब, सर ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि एक ख़ास फिनोमेना के तहत मज़हब को सामने लाया गया तरक्की पसंद तहरीक के, क्या इसमें तरक्की पसंद तहरीक से रिलेटेड उससे जुड़े हुए जो लोग थे, जो रहनुमा थे, जो मुसन्निफ़ीन थे, जो वर्कर्स थे, जो लेबर लीडर्स थे, क्या उनके रवैयों का कोई कसूर नहीं है आपके ख्याल में? इसमें आप देखेंगे कि अगर हम 30 साल पहले पीछे चले जाएं, यानी अफ़गान वार से पहले, तो पाकिस्तान में सारे लोग मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान थे, इंतहा पसंद नहीं थे। और अगर मुसलमान थे, इंतहा पसंदी नहीं थी, और हिंदुस्तान की तारीख़ बताती है आज़ादी की कि मुसलमान उलमा ने कम्युनिस्टों से मिलकर जंग आज़ादी लड़ी, तो उनमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था। ये एक प्लानिंग के साथ है कन्फ्रंटेशन पैदा की गई। और लेफ्ट में भी कुछ लोग इंतहा पसंदी का शिकार हुए, कुछ लोग पेनिट्रेट किए गए। इन्होंने भी कहा ना कि वो एक मंसूबाबंदी के तहत की गई। अब मेरा अगला सवाल ये है आपसे, क्या चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ, लेकिन उसमें क्या कम्युनिस्टों के रवैये का कोई अमल दखल नहीं है आपके ख्याल में? मैं वही बात कर रहा था कि कुछ लोग पेनिट्रेट किए गए जो थे, उनके जो मज़हब के सिलसिले में मनफी रवैया पेश करते थे, जिसके नतीजे में पूरी कम्युनिस्ट तहरीक बदनाम हो रही थी। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ इंतहा पसंद थे जिनका मज़हब की तरफ रवैया ये था। लेकिन कॉमरेड लेनिन, जो हमारा उस्ताद है इनकलाब के सिलसिले में, उन्होंने कहा कि मज़हब कम्युनिज़म का दुश्मन नहीं है। कम्युनिज़म और सोशलिज़म की लड़ाई कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ है। मुल्ला कैपिटलिज्म की सपोर्ट करता है, इस वजह से मुल्ला के खिलाफ बात करनी है। मज़हब जो है वो हर एक आदमी का अपना अकीदा है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। और लेनिन ने स्पेशली कहा कि एक मेहनत कश तबका आदमी जिसकी ज़िंदगी में कुछ नज़र रोशनी नहीं आ रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर उनसे मज़हब छीना गया तो फिर उसके लिए क्या बचेगा? तो लिहाजा मज़हब को मत छेड़ो, मज़हब को दुश्मन न बनाओ। लेकिन ये तो यूएसएसआर में भी हुआ कि मस्जिदों में घोड़े बांध दिए गए, मस्जिदें बंद करा दी गई, इस तरह के वाक़यात तो थे उसमें। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रोपेगेंडा है जैसे यहाँ पर की जाती है कि वो आपको याद होगा कि लाड़काना में शेवाले पर हमला हुआ और उसमें बहाना क्या बनाया गया कि एक मुसलमान के सामने किसी हिंदू ने कोई बदतमीज़ी कर दी। और ये पूरे पाकिस्तान में देखे कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसके पीछे सबब कोई दूसरा होता है। तो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा की गई। सोवियत यूनियन की पहली स्टेट काउंसिल, जिसको मिनिस्ट्री कहते थे,
उसमें आप देखें कि कितने बिशप हैं मजहबी लोग काबीना में मौजूद थे। और ये जमायत अल दावा का नायब अमीर अमीर हमज़ा, किताब है उसकी, कम्युनिज़म का ताक़ुब अफ़गानिस्तान से मास्को तक। उसमें वो कहता है कि हम मास्को गए, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो वहाँ एक होटल में जाके ठहरे। हमने पूछा कि कोई मस्जिद है, तो उन्होंने कहा चंद कदम के फासले पर। हम वहाँ गए, बेहतरीन मस्जिद थी, वहाँ पर उसका स्टाफ था जिनको स्टेट तनख्वाह दे रही थी। पाकिस्तान में जो कम्युनिस्ट तहरीक थी, कम्युनिस्ट तहरीक से वाबस्ता लोग थे, वो अपने आप को ज़्यादा जब साबित करना चाहते थे कि वो लॉयल हैं आपकी तहरीक से, तो वो मज़हब को बुरा भला ज़रूर कहते थे। ये क्या रवैया था आप लोगों का? देखिए, अगर कोई आदमी अथियस्ट है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कम्युनिस्ट पार्टी की पाबंदी नहीं है कि आप अथियस्ट न हो। यह भी पाबंदी नहीं है कि आप मुसलमान न रहें, आप कोई मज़हब न रखें। लेकिन जब वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होता है तो ये पाबंदी आ जाती है कि लोगों के अकीदे और मज़हब को मत छेड़ो। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के डिसिप्लिन में होते हैं उनको तो ये दर्स मिलता है। लेकिन जो उसके डिसिप्लिन से बाहर हैं, और बहुत सारे लोग थे जो इस लेफ्ट मूवमेंट से मुतासर हुए, इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ, उन्होंने रिएक्शन में मज़हब के ख़िलाफ़ बातें की हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, तीनों के तहरीरें जो है वो हज़ारों पेजेस पर मुश्तमिल है। 350 पेज उन सब के मज़हब के मुतल्लिक लिखे हुए मवाद को कंपाइल किया गया है। मार्क्स, एंगल्स, लेनिन ऑन रिलीजन, वो किताब मौजूद है। उसमें आप देखें कि उन्होंने मज़हब की तरफ क्या रवैया अख्तियार किया है। अथियस्टों वाला रवैया नहीं है, साइंटिफिक रवैया है। वारिस रज़ा साहब, अगर इनकी बात को मैं सही मान लूँ तो सेंक्यान सूबे में जो चाइना का रवैया है, मुसलमान 1 करोड़ से ज़ायद वहाँ पे अलगोन मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन उनको इस साल रोज़ा नहीं रखने दिया गया। इस साल उन पर पाबंदी लगा दी गई कि सरकारी मुलाजमीन रोज़ा नहीं रखेंगे, बच्चे कतई तौर पे रोज़ा नहीं रखेंगे, और स्कूल में सारे होटल्स खुले रहेंगे। तो अगर कम्युनिज़म मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है चाइना में, तो फिर ये क्या रवैया है मुसलमानों के हवाले से चाइना में? एक तो आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं इसमें सेंगकैम के हवाले से, रियासत को और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला रहे हैं। रियासत की डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं और कम्युनिस्टों की डायनामिक्स और उनकी सोच बिल्कुल अलग। वहाँ कम्युनिस्ट रूल कर रहे हैं ना, कम्युनिस्ट रूल कर रहे हैं, मैं तो वो यही रियासत बन आपसे जाते हैं ना करूँ, फिर। मैं मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैं मुतमईन कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है दो चीज़ों को एक साथ मिला रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अगर ये कोई वहाँ पर डॉक्यूमेंट है या कम्युनिस्ट पार्टी की ये कोई वहाँ पर लाइन है कि मुसलमानों को इबादत से रोकना है, रोज़े नहीं रखने देना है या नमाज नहीं पढ़ने देना है, एक तो ये है। रियासत के अपने डायनामिक्स हैं, रियासत अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से या अपने डायनामिक्स के हिसाब से जो है ना चीज़ों को डील कर रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना की रियासत एज ए रियासत तो हो सकता है कि वो डील कर रही हो कि वहाँ पर वो इंतहा पसंदी के जो बखेड़े हैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहती है, और वहाँ पर चंद अफराद, फ़र्ज़ किया कि कुछ गिरोह वहाँ पर अगर इंतहा पसंदी करना चाहते हैं, मजहबी इंतहा पसंदी, तो उनको रोकने का उसने एक ये टूल इस्तेमाल किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज़म जो है ना कभी भी, जैसे कि काजी साहब ने कहा, कतई तौर से मज़हब के ख़िलाफ़ कभी नहीं रहा है, ना है और ना रहेगा। पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किसने आपके ख्याल खिलाफ सबसे ज़्यादा किया आपके ख्याल? अब इसमें जो है ना बहुत बुनियादी किरदार जो है ना वो है असल में हमारी कम्युनिस्ट तहरीक के कुछ जो इंडिविजुअल्स किरदार हैं और कुछ जो है ना एक इज्तिमाई तौर से मैं इसको ब्लेम करता हूँ। वो कैसे? हमारे कम्युनिस्ट तहरीक में जो अफराद आए, मैं आज भी इस पर पूरा पुख्ता यकीन है मेरा कि वो इस सोसाइटी के बारे में उनका इमेच्योर रवैया था, और नज़रिए में भी वो इमेच्योरिटी का जो यहाँ पर जिनको लिया गया कम्युनिस्ट पार्टी में, वो इमेच्योरिटी का उनमें रवैया रहा। उनको पॉलिटिकली तौर से पूरी तरीके से नज़रिए से जो है ना लेस नहीं किया गया, या नज़रिए से वो लेस नहीं हो सके। लिहाजा जब आप पुख्तगी की बुनियाद पर जो है ना चीज़ों को नहीं चला रहे होते,
तो उसमें खराबियां पैदा होती हैं। ये यकीनन कम्युनिस्ट पार्टी की कमज़ोरी हो सकती है। नहीं, मेरा आपसे सवाल यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया? कौन सी, को मजहबी जमात थी या रियासत थी? किसने आपको सबसे ज़्यादा? इस्टेब्लिशमेंट और रियासत, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट और रियासत इसमें बिल्कुल बराबर के शरीक है। और यहाँ के सादा लो आवाम को इतना गुमराह किया गया कि यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं जब एक जगह एक प्रोग्राम में गया और मैंने कम्युनिज़्म का नाम लिया तो वहाँ के मॉडरेटर जो थे, जिसको आप एंकर कहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि कम्युनिज़्म होता क्या है। गो कि मुझे हैरत भी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ। हैरत इस वजह से हुई कि उनको पता नहीं था, अफसोस इस वजह से हुआ था कि उनको क्यों नहीं बताया गया था। क्यों? तो ये जो हमारे यहाँ आजकल जिसमें आपका पूरा सरमायादार दुनिया जो है ना वो कामयाब हो चुकी है, और वो ये है कि जो फेसबुक पॉलिटिक्स है, जो सोशल मीडिया पॉलिटिक्स है, वो उस वक्त भी उनकी कोशिश थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से या कम्युनिज़्म के हवाले से वो ये पॉलिटिकल लाइन लेकर आए, लेकिन चूँकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दीवार खड़ी हुई थी कम्युनिज़्म और नज़रिए दानों की, लिहाजा वो नज़रिए दान जो भी उसमें, चाहे वो मुसन्निफ़ीन थे चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर थे, तो वो उसको रोक रहे थे और पॉलिटिकली तौर से जो है ना आवाम को बेदार कर रहे थे। तो आवाम को बेदार करने की जो है ना वो सज़ा उनको मजहबी इंतहापसंदी का हवाले से जो है ना प्रोपेगेंड करने के हवाले से हुई। और प्रोपेगेंडे का जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रोपेगेंडा बड़ा अजीब होता है। एक 9 अफराद को टंडो भावल में मारा गया और पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबर चली, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही थे उस ज़माने में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये बताकर कि ये 9 डाकू हैं और हमने मारे हैं, और पूरे पाकिस्तान ने कहा कि ये 9 डाकू हैं। और उसके बाद जब पता चला कि वो एक इंडिविजुअल फौजी का कारनामा था, तो बाद में उसको जो भी सज़ा दी गई है। यानी प्रोपेगेंडा जो होता है, परसेप्शन बन जाता है, वो बड़ा खतरनाक, वो बड़ा खतरनाक। नाज़रीन, एक छोटे से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से और इंतहा पसंदी की तहरीक। ये दोनों एक दूसरे के सामने मुतसादिम रहे, किसकी वजह से रहे, इस पर हम बात करें। जनाब, मैं बुनेरी साहब, अगर आपसे ये पूछूँ कि दोनों तहरीकें एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं और एक तहरीक के साथ पूरी रियासती क़ुव्वत और मजहबी जमातें लगी रहीं और दूसरी तहरीक को दबाने की कोशिश की जाती रही और वो दबा दिया उन्होंने, बड़ी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हुए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर मजहबी जमातों के हवाले से मैं बात करूं, किसने सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाया? रियाज साहब, जिस तरह आपने सवाल किया, अगर आप इस पस मंज़र में चले जाए तो पार्टीशन से पहले जहाँ आज़ादी की तहरीक इस मुल्क में चल रही थी, तो उस वक्त जैसे कांग्रेस जमात थी, तो कांग्रेस में बाकायदा ये जो आज देवबंद मुक्तब फ़िक्र के या मुख्तलिफ जो आलिम दीन थे, वो बाकायदा उस आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे और उस वक्त वो प्रोग्रेसिव क़ुव्वतों के साथ थे, जो वतन परस्त थे, जो तरक्की पसंद थे। बाकायदा उनकी तहरीक उनके साथ साथ चलती थी और उनका एक नारा था कि हमने यहाँ से इस गासिब को, इस अमरी या इसको यहाँ से निकालना है, ये हमारा स्टेट है, उसके बाद फैसला होगा कि यहाँ पर किसकी हुकूमत होगी, किसकी हुक्मरानी होगी। मतलब उसमें एक बर्दाश्त का एक बहुत बड़ा मतलब होता है, चाहे वो मजहबी लोग थे या जमहूरी लोग थे या प्रोग्रेसिव या तरक्की पसंद थे। पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरीके से यहाँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अफ़गान वार, अब अफ़गान वार को सीधा सीधा पाकिस्तान में उस वक्त, चाहे वो गुलबदीन है, गुलबदीन हिकमतयार या उसकी तमाम साथी, वो 78-79 में पाकिस्तान नहीं आए थे, वो 73-74 से पाकिस्तान आए थे और वो यहाँ पर पाकिस्तान में, हमें कहना चाहिए इसमें मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी, तर्ज़ सियासत, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर
सेम यहाँ पर उसको एक बनाया गया एक जमात को जिसको जमात इस्लामी कहते हैं। सेम वही चीज़ है, अगर उस पर थोड़ी सी आप गौर कर लें, उसको काउंटर करने के लिए। और इन लोगों को वहाँ से बुलाने का मकसद यही था, यहाँ बुलाया, बिठाया, इनके सेंटरों में ये रहे, और फिर जब अफगान वार हुआ, इन लोगों को चूँकि एस्टेब्लिशमेंट की हमारी ताकत उसके साथ थी, दुनिया की बहुत सारे ताकतें उनके साथ थी, लेकिन जो बुनियादी किरदार था इस मुल्क में वो जमात इस्लामी का रहा है। जमात इस्लामी बदकिस्मती से इस मुल्क में अपने पार्टी के अंदर तो जमहूरियत भी बात करती है, लेकिन कभी भी उस मुल्क में उन्होंने जमहूरियत को कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा उन्होंने जमहूरियत को डीरेल की कोशिश की, हमेशा उसको नाकाम बनाया। हम चूँकि समझते हैं कि हम जैसे तरक्की पसंद जिस तरह सर आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पाया, मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट तहरीक को ख़त्म करने के लिए या दबाने के लिए एक मजहबी टूल को इस्तेमाल किया गया, और वो मजहबी टूल जमात इस्लामी की शक्ल में इंडिया से इंपोर्ट किया गया पाकिस्तान, और उसको मजबूत किया गया। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल, आपने यही कहा है? बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन वो जमात इस्लामी वो नहीं रही जो उस वक्त थी। उस जमात इस्लामी ने यहाँ पर इतनी जड़ें पकड़ी कि आज जितनी भी जिसको हम कहते हैं ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें उनकी पैदावार है। जो बांग्लादेश में हुआ वो उनके सामने इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं, आप ये कह रहे हैं? जितनी तरतीबें इब्तिदा तो अफगान वार से हुई, उसके बाद अगर आज वो किसी जमात के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसको बनाने वाले तो यही लोग थे। आज अगर उसमें से एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें से मैंने 10 पैदा कर दिए और वो मुझसे इख्तिलाफ करके चलते रहे, बनाते रहे, तो बुनियाद तो मैंने डाली है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर मजहबी जो उनकी तरक्की पसंदी, मैं एक चीज़ को ये जिस तरह सर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिज़म या ये, इनको छोड़ दें, हमारी इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है। तरक्की पसंदी की बुनियादी चीज़ ये है कि जिस तरह मैं हूँ, मेरा ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से, मैं इससे पहले मतलब DSF या पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन में था। हमें यही सिखाया जाता था कि हम जदीद नेशनलिस्ट हैं, तरक्की पसंद थे। ये सारा फ़लसफ़ा हमें मतलब कम्युनिज़म से ही पढ़ाया जाता था। इसमें कोई ऐसी ऐब नहीं थी, कोई ऐसी गलत बात नहीं थी कि अगर हम अपनी सोसाइटी में, जो हमारी पुख्तूनों की सोसाइटी है, इतनी पसमानदा सोसाइटी में अगर हम तरक्की पसंदी की बात करते हैं, उस सोच को बदलने की बात करते हैं, तो इसमें कोई मतलब गलती नहीं थी। लेकिन हमारा टकराव किससे था? हमें जिस तरीके से यहाँ पर मज़हब के नाम पर ख़ुसूसन आपको जमात इस्लामी का तरक्की पसंदी की जो तरक्की पसंदी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जिसमें लोग थे, वो तो या तो कराची में थी इसलिए कि वो इंडिया से इधर आ गए थे बहुत सारे लोग, या खैबर पुख्तनख्वा में मतलब है कि वो बढ़ रही थी। जिस तरह इन्होंने कहा कि शुरू में मतलब है उस सोसाइटी में काफ़ी इस तरह की चीज़ें, किसान तहरीक, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी, उसकी मुखालफत में सबसे ज़्यादा वहाँ काम हुआ और सबसे ज़्यादा वहाँ मज़हब के नाम पर काम हुआ। और मज़हब के नाम पर हम छोटे छोटे होते थे, बाकायदा कम्युनिज़म को इस तरह पेश किया जाता था कि बिल्कुल जैसे माशरे को ये तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, ये इस्लाम के ख़िलाफ़, ये इंसानियत के ख़िलाफ़, मतलब इस किस्म की बातें की जाती थी कि मतलब वो गैर अखलाकी हद तक कि ये जो कम्युनिस्ट हो जाता है, इसको मतलब इनकी मतलब वो जो हमारी जो अक़दार है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इतना भयानक इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था। और वो इस्टेब्लिशमेंट तो ख़ुद नहीं आती, लेकिन यहाँ जो उनके मोर्रे हैं, जो पॉलिटिकल या जो उसकी क़ुव्वत थी, वो सीधा सीधा जमात इस्लामी या उस जहन के लोग थे जो उसके लिए वो काम। ओके जनाब इमदाद काजी साहब, जागीरदारों ने और सरमाएदारों ने कितना आपको रोका? यानी ये तो चलिए मान लेते हैं कि जमात इस्लामी देसी तहरीक या मजहबी एलिमेंट्स ने आपको रोका, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। पाकिस्तान में जागीरदारों का भी एक किरदार रहा और जागीरदारों ने भी शायद मज़हब को एक टूल बनाकर इनको आगे किया और उनको इस्तेमाल किया। कितना जागीरदारों ने फ़र्क डाला आपकी तहरीक पर? वैसे जागीरदारी निज़ाम बुनियादी तौर पर मुतसादम है इंसानी तरक्की में, और ख़ास तौर पर जब दुनिया में सनतकारी का दौर आया तो ये बहुत बड़ी रुकावट बन गई, और वो यहाँ भी रुकावट है। लेकिन उनमें इतनी क़ुव्वत नहीं थी कि तरक्की पसंद क़ुव्वतों को दबा सकें। इसके बावजूद के जागीरदारों के पास बेशुमार बदमाश गुंडे कबीले के लोग होते थे, लेकिन उनकी ज़मीनों पर किसानों ने कब्ज़े किए और वहाँ पर उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि उनको भागना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को मोरोसी आबादी करने वाले लोग हैं, इनको ज़मीनें अलाट कर दो।
तो जागीरदार हमारे साथ लड़ाई में जीत नहीं सकता था। मामला यह है कि जागीरदाराना निज़ाम, सरमाएदाराना दलाल सरमाएदाराना निज़ाम की हिफाजत के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट थी और इम्पीरियलिज्म का असर था। अभी देखिए पाकिस्तान रो रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया। जब PL 480 का एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तान में अमेरिका ने गंदम भेजी, तो यहाँ पर रीगल चौक पर कम्युनिस्ट पार्टी ने मुजाहरा किया कि अमेरिकी गंदम नहीं चाहिए, अमेरिकी गंदम अपने साथ गुलामी लाएगी। तो जमात इस्लामी के डंडा बरदान लोगों ने हमारे लोगों को पीटा कि अगर अमेरिका गंदम नहीं भेजेगा तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। हमने कहा गुलामी ला रहे हो, अपने पांव पर खड़ा होना सीखो। तो जमात इस्लामी और मजहबी कुव्वतों को इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी रियासत और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, यूनाइट किया, ताकि यहाँ पर तरक्की पसंद कुव्वतें आगे न बढ़ें। लेकिन 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो दोस्तों की गुफ्तगू के नतीजे में वाज़ेह नहीं हुई, मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और उन्होंने सिनकियांग में रोज़े पर पाबंदी लगा दी है। पहली बात तो ये कि चीन में कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं है, सोशलिस्ट सिस्टम नहीं है, और उसके पीछे मेरा दलील है। सर वो क्लेम तो करते हैं ना, जैसे जमात इस्लामी कह रही है कि हम इस्लाम के लिए, इस्लामी गलबे के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो तो अमेरिकन गलबे के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम का। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी पाकिस्तान की जमात इस्लामी की तरह सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही है। सेंट्रल कमेटी के 110 से ज़्यादा मेंबरान और तमाम के तमाम बिजनेस और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस के मालिक हैं। सोशलिस्ट सिस्टम में निजी मिल्कियत नहीं होती, सारी समाज की मिल्कियत होती है। जिस पार्टी की पूरी क़यादत इस तरह हो जाए, उसको कैसे हम कहेंगे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी है? वो जो सिनकियांग में कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जमहूरी तौर पर भी, सेकुलर तौर पर भी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तौर पर भी गलत रवैया है। चंद अनासर की गड़बड़ की वजह से आप तमाम मुसलमानों को कहें कि आप अपने अकीदे छोड़ दें, बिल्कुल गलत रवैया है, मनफी रवैया है। तो चीन में ये जो कर रहे हैं वो कम्युनिज्म नहीं कर रही, चीन की हुक्मरान तबके की और वहाँ की हुकूमत कर रही है, और उसका कम्युनिज्म सोशलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। एक तो वजाहत ये। दूसरी बात जो है वो दोस्तों ने कही है कि यहाँ पर फंडामेंटलिज्म से, मजहबी इंतहा पसंदी से, रुजत पसंदी से मुकाबला करने के सिलसिले में हमारे सीनियर्स का इमेच्योर रवैया था। मैं कहता हूँ कि आज कम्युनिस्ट तारीख को कमज़ोर देखकर लोग समझते हैं कि शायद कल भी ऐसे ही थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर रेलवे और PIA से लेकर शिपिंग और शिपिंग कारपोरेशंस तक, रोड ट्रांसपोर्ट तक, रिक्शा यूनियन तक और इंडस्ट्री तक, अगर यूनियंस थी तो किसने यूनियन बनाई? कम्युनिस्ट पार्टी ने। और वो यूनियन की इतनी ताकत थी कि जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो नैप में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बात रखवाई कि इन ट्रेड यूनियंस और किसान कमेटीज़ को भी शामिल करो, ताकि अयूब खान को जो हमला करें उसको और ज़्यादा कमज़ोर करें। नहीं मान रहे थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने एतराज़ किया। वली खान को फिर भी हमारे दोस्तों ने ज़ोर लगाया, और वली खान ने ये कहा कि चलो ठीक है, इनको मेंबरशिप नहीं देते जो डेक में, लेकिन उनको मुबस्सिर के तौर पर बिठाते हैं। और जब मुबस्सिर के तौर पर बैठे तो उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ, तो वहाँ पर मिर्ज़ा इब्राहिम ने खड़े होकर कहा कि अब आप जो हड़ताल की कॉल देंगे वो पहिया जाम होगी। और उन्होंने दिखाया कि न जहाज़ चला, न रेल चली, न रिक्शा चला, न टांगा चला। ये ट्रेड यूनियन तहरीक जो है वो किसके असर में थी? उसके बाद भुट्टो साहब ने इसका जो भुट्टो साहब क्लेम लेते हैं, वो ये क्रेडिट लेते हैं, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़दूरों को और किसानों को यूनाइट किया, ताकतवर बनाया, तो वो भुट्टो ने बनाया। ये बात फिर आप जो बात कह रहे हैं उससे मुतसादिम है ये बात। टोटली आप कह रहे हैं कि अयूब खान के दौर में मजबूत हो गए थे, ताकतवर हो गए थे। टोटली फजूल बात है। कौन सी वाली? आपकी वाली या पुरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात हुई, टोटली फजूल बात है। 3 कुव्वतों ने ट्रेड यूनियन तहरीक को तकसीम करके बर्बाद कर दिया। पहला, भुट्टो साहब ने पॉकेट यूनियंस बनाकर, पीपल्स यूनियंस बनाकर ट्रेड यूनियन को तबाह किया। दूसरा, नस्ली और कौमियती बुनियाद पर तंजीमें बनी, जिसके नतीजे में महाजर महाजर हो गया, पख्तून पख्तून हो गया, पंजाबी पंजाबी हो गया, सिंधी सिंधी हो गया। ट्रेड यूनियन तारीख तबाह हो गई। और तीसरा हमला जो है वो मज़हब के बुनियाद पर आया, जिसके नतीजे में ट्रेड यूनियन जो है, जो सेकुलर तंजीमें होती थी, वो मज़हब के बुनियाद पर तकसीम हो गई और ट्रेड यूनियन कमज़ोर हो गई। तो भुट्टो साहब का भी जमात इस्लामी जितना रोल है ट्रेड यूनियन को कमज़ोर करने में।
और एक बड़ी बात, जो भुट्टो शहीद हो गया, नवाब साहब भी शहीद हो गया, उसके पुराने गुनाह माफ़, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मज़दूरों का कत्लेआम किसने किया है? कोई तारीख कि अयूब के 10-11 साल, ज़िया के 11 साल, मुशर्रफ के 11 साल में मज़दूरों का इतना कत्लेआम हुआ जो भुट्टो के ज़माने में लांडी, कोरंगी और शेरशाह में कत्ल हुआ। तो ट्रेड यूनियन तहरीक को तो उसने दबा दिया। आप ये कहते हैं भुट्टो ने तहरीक को दबा दिया। सर जनाब ये बताइए, वो डीएसएफ होती थी, एनएसएफ होती थी माजी में तालीमी इदारों में, और वो किसी हद तक प्रोटेक्ट करती थी या प्रोपगेट करती थी कम्युनिज़म को या सोशलिज़म को या उसके बुनियादी नज़रिए को, उनमें स्टडी सर्कल्स होते थे। आप कहाँ हैं सर? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक़ है डीएसएफ का, तो पाकिस्तान की बुनियादी जो ट्रेड वो थी स्टूडेंट तहरीक, वो डीएसएफ ही है। ज़ाहिर है उसके बाद एनएसएफ भी बनी। एनएसएफ पर मेरे अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसका एक हिस्सा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तहरीकें क्यों नहीं चल सकी, या मेरे एक आर्गूमेंट को काजी साहब ने कहा कि जनाब इन्होंने कहा कि बिना सीनियर्स का जो है ना इमेच्योर रवैया था। सवाल ये है कि ये कल्लाबे मिलाना कि जनाब यूँ तहरीक थी, इस तरीक़े से तहरीक थी, उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, तो अगर वो इतनी मैच्योर तहरीक थी तो सस्टेन क्यों नहीं कर सकी? ठीक है, ये सवाल उठता है। जब मैच्योर थी और नज़रियाती तौर से वो पुख्ताकार थे, उनके कारकुन, उनके निचले तबके तक अफराद, ठीक है ना, तो फिर वो सस्टेन क्यों न कर सका अब तक? न सिर्फ नहीं सस्टेन कर सका बल्कि तमाम एनजीओज हो गए। उस कम्युनिस्ट तहरीक की ट्रेड यूनियंस के तमाम लोग एनजीओज हो गए, जिनको बाकायदा कम्युनिस्ट तहरीक, आज की भी कम्युनिस्ट तहरीक सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की बरमला में इसका इजहार कर रहा हूँ, आज भी सपोर्ट करती है, कल भी उनको सपोर्ट करती थी, और बाकायदा उनसे मोशगाफियाँ करती है जो है कम्युनिज़म और सोशलिज़म की, और उसमें वो लस्ट लेकर जो है ना खुश हो जाते हैं। अच्छा चलें, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। सर आप आखिरी बात कर लीजिए, ये बता दीजिए कि ये जो तहरीकें हैं, अब ये दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के मुतसादिम हैं, वो बहुत बड़ा जिन है, यानी जिसे आप कहें कि इंतहा पसंदी, और आपकी तहरीक जो है वो बिल्कुल मतलब ज़र्रे के बराबर भी उसके मुकाबले में नहीं है। कोई फ्यूचर में हम ये माजी में हम तरक्की पसंदी या कम्युनिज्म जो बातें करते थे, आज भी दुनिया, जो पूरी दुनिया हम जो सोचते हैं, हमारी ख्वाहिशात पे दुनिया नहीं चलती। ठीक है, हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी सबसे ज़्यादा मजबूत है, तेज़ है, ताकतवर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की दुनिया को ये काबिल कबूल नहीं है। इस इंतहा पसंदी को ख़त्म करना होगा। दुनिया उस शक्ल में नहीं कि कम्युनिज़म की शक्ल में नहीं, लेकिन आज की दुनिया जो है वो एडवांस हो चुकी है। आज का जो नौजवान लड़का है, जो नौजवान है, जो सोशल मीडिया से जिसका ताल्लुक़ है, वो तरक्की पसंदी की तरफ जा रहे हैं। इस सोच को हम बदल नहीं सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ये इंतहा पसंदी ख़त्म होगी। हाँ, एक सवाल और मैं ऐड करूँ, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। आपका ताल्लुक़ अब एक ऐसे जमात से, ऐसी तंजीम से जो सिर्फ पख्तून को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपने आप को तरक्की पसंद है? सर आप ऐसा नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी आज भी यकीन रखती है कि हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, मजलूम कौमियतों की सियासत करते हैं। इस वक्त भी सराई की वाहिद सूबा है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, हमारी हर जगह। वो वैसे एक चीज सर, वैसे ही नहीं जैसे मुत्तहिदा कौम की है सारी जगह, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमें और में ना मिलाएं। हम बड़े आप बड़े उससे वो के कोशिश नेब से लेके आज एनपी तक हमारी कोशिश है कि हम पूरे पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ जो कुव्वत है, जो मैंने जिसके नाम लिए, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि यही लोग यही पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये फैल जाए और ये पाकिस्तान में इनकी मुकम्मल मतलब ये पार्टी बन जाए। मैं मान लेता हूँ जी जनाब। मैं आखिर में बिल्कुल आखिरी बात कि जिस तरह अमेरिका ने दुनिया में आग लगाई, अब वो घर उसके पहुँच चुकी है। अमेरिका फिर भी एक बहुत बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान ने ये आग लगाने में अमेरिका का साथ दिया, वो पाकिस्तान के घर भी पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अमेरिका की तरह इनके पास पोटेंशियल है
कि इस आग को रोक सकें। इस वजह से पाकिस्तान को अपनी बुनियादी हैयत तब्दील करनी होगी, तब्दील करनी, पूरा नजरिया बदलना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। और इस पाकिस्तान को अब कौमों का रजाकाराना वफाक और पाकिस्तान यूनियन बनाए, पुराने ख्वाबों को अब छोड़ दें और बुनियाद परस्ती की परवरिश बंद करें, वरना तबाह हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब इमदाद काजी साहब, जनाब वारिस रज़ा और जनाब यूनुस बुनैरी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आप तक पहुँच गई, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।